मुख्य परीक्षक ली का दिमाग तेजी से सोचने लगा। उन्होंने अपना हाथ मेज पर पटका, अपने गहरे सदमे से जबरदस्ती बाहर निकले और तुरंत एक फैसला लिया। मेरे आदेशों को आगे पहुंचा दो। इस क्षण से आगे गैंडाल्फ नामक इस उम्मीदवार से संबंधित सभी जानकारी को अत्यंत गोपनीय माना जाएगा। किसी को भी एक शब्द भी बताने की इजाजत नहीं है। उसने भीड़ पर नजर डाली, उसकी आवाज सख्त थी। और हाँ, डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य से तुरंत संपर्क करें। उनसे कहें कि वे जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने आएं। ये गैंडाल्फ इतने विचित्र तरीके से प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो यह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। उन्हें इसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। कुछ ही देर में डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य तियान वेंबो को पसीने से तरबतर और पूरी तरह से अचंभित अवस्था में निरीक्षण कार्यालय में लाया गया। वह चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे स्कूल का कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया हो? इससे मुख्य परीक्षक ली भी चिंतित हो गए, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी इज्जत चली जाएगी। तियान वेंबो दौड़ते हुए परीक्षक ली के पास पहुंचा और जबरदस्ती एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो देखने में एक अजीब से चेहरे के भाव जैसी लग रही थी। श्रीमान ली, आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। मुख्य परीक्षक ली ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। प्रिंसिपल तियान, घबराए मत। मैंने आपको यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया था कि क्या आप गैंडाल्फ नाम के किसी उम्मीदवार को जानते हैं? गैंडाल्फ? तियान वेंबो पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। कौन है भाई? मुख्य परीक्षक ली ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह उम्मीदवार आपके डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल का छात्र है। क्या आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है? तियान वेंबो के माथे पर और भी ज्यादा ठंडा पसीना आ गया था, जिसे उसने जल्दी से पोंछ लिया। श्रीली, मेरी तरफ देखिए। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी याददाश्त अब पहले जैसी नहीं रही। स्कूल में इतने सारे छात्र हैं कि मुझे उन सभी के नाम याद नहीं रहते। उन्होंने सावधानी से पूछा, माफ कीजिए, इस छात्र के साथ क्या हुआ? अगर वो बड़ी परीक्षा में नकल करता है तो चिंता मत करो। मैं वापस आते ही उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हमारा स्कूल ऐसे बदमाश को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। परीक्षक ली ने जब देखा कि परीक्षक कितना घबराया हुआ है तो वह अचानक मुस्कुरा उठा। नहीं, प्रधानाचार्य तियान, आपने गलत समझा है। मैं धोखाधड़ी के मामले की जांच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वह रुका, तियान वेंबो की ओर देखा और धीरे से बोला, मैं आपको बधाई देना चाहता था प्रधानाचार्य तियान। आपके नंबर 1 हाई स्कूल ने संभवतः इस वर्ष एक असाधारण प्रतिभावान छात्र को जन्म दिया है। एक शीर्ष स्तर का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति। तियान वेंबो पूरी तरह से भ्रमित था। इस साल उनके स्कूल को गर्व करने लायक एकमात्र व्यक्ति जो परिवार की लुकी हुई ही है। लेकिन हाल ही में किसी कारणवश वह बच्चा सुस्त और बेहद खराब हालत में है। बड़ी परीक्षा से ठीक पहले वह मुश्किल से 15वें स्तर तक पहुंच पाया। प्रिंसिपल तियान का अनुमान था कि लुकी हुई को 10वीं मंजिल तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 13वीं मंजिल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये किसी भी तरह से सर्वोच्च प्रतिभा के वर्णन से मेल नहीं खाता। जहां तक गैंडाल्फ नाम के उस आदमी की बात है, मुझे सचमुच इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। तियान वेंबो के अब भी असमंजस भरे चेहरे को देखकर मुख्य परीक्षक ली को पहले ही बात समझ में आने लगी थी। ये गैंडाल्फ तो निश्चित रूप से संदिग्ध है। उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस हाथ हिला दिया। चूंकि आपको स्थिति का पता नहीं है, कृपया अब चले जाएं। बड़ी परीक्षा के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर उसने किसी को भेजकर प्रिंसिपल तियान को वहां से विदा कर दिया, जो अभी भी असमंजस में थे। वह तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन की ओर लौट गया। गैंडाल्फ अब 11वें स्तर पर पहुंच चुका था। इस स्तर पर और भी विचित्र जीव हैं और यहाँ तक कि एक कुलीन स्तर का बॉस भी है। इतनी शक्तिशाली सेना के बावजूद गैंडाल्फ निडर बने रहे। दुश्मन पर निषिद्ध मंत्रों की बौछार करने और कमजोरों को खत्म करने के बाद उसने वास्तव में बॉस के हमलों का सामना किया और कुलीन बॉस से सीधे मुकाबला करना शुरू कर दिया। बॉस के सभी हमले उसकी ढाल से अवरुद्ध हो गए और उसे जरा भी चोट नहीं आई। इसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई में लगातार अपनी छड़ी से आग के गोले दागे। युद्ध करते समय एक जादूगर किसी क्रूर प्राणी की तरह व्यवहार करता है। भयानक हरी लपटें किसी विशाल अजगर की तरह जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार हो, बॉस के शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। 2 मिनट से भी कम समय बाद वह शक्तिशाली बॉस, जो बाहर मौजूद 20 स्तर के पेशेवर खिलाड़ियों की टीम को भी सिरदर्द देने के लिए काफी था, अनिच्छा से कराहते हुए धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा दृश्य हिंसक और भयावह था। परीक्षाओं की निगरानी करने के अपने इतने वर्षों में मैंने पहली बार इतना मजबूत उम्मीदवार देखा है, एक पर्यवेक्षक ने टिप्पणी की। मुख्य परीक्षक ली के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। गैंडाल्फ की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, चूंकि उन्होंने डोंगिंग प्रांत में परीक्षा दी थी, इसलिए वे डोंगिंग प्रांत के उम्मीदवार हैं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी निगाहें कहीं दूर तक फैली हुई थी, मानो उसे कुछ ही समय बाद होने वाली राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा पहले से ही दिखाई दे रही हो। इतने साल बीत गए, अब समय आ गया है कि दूसरे प्रांतों के उन घमंडी लोगों को थोड़ा झटका दिया जाए। अध्याय 77, रहस्यमय मुखौटा। प्रकाशित वाक्य का टावर, 12वीं मंजिल। अंतिम राक्षस भयानक हरी लपटों में राख में तब्दील हो गया। मेरे मन में ऊ की एक हल्की सी भावना उमड़ आई, इतना ही। मुख्य परीक्षा का स्तर बहुत ही कम था। बेशक जो हुआई भी इस बात से अवगत था। ऐसा नहीं है कि टावर ऑफ एपोकैलिप्स बहुत कमजोर है, बल्कि यह है कि गैंडाल्फ बहुत शक्तिशाली है। पूर्ण महाकाव्य उपकरणों से लैस लेवल 20 SS रैंक का निषिद्ध मंत्र जादूगर प्रथम वर्ष की परीक्षा के मामले में निश्चित रूप से गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो हुआई की चेतना गैंडाल्फ के शरीर से अलग हो गई और वह अपने मूल रूप में लौट आया। उसने समय पर नजर डाली। मूल्यांकन शुरू हुए अभी केवल 15 मिनट ही बीते हैं। उनकी भौहों पर बल पड़े। इस रफ्तार से तो 18 मंजिला टावर ऑफ रेवेलेशन को तोड़ने में शायद 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये गति बहुत तेज है, अविश्वसनीय रूप से तेज। इससे बाहरी दुनिया का अनावश्यक ध्यान और जांच पड़ताल होना तय है। ये वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। सिस्टम गैंडाल्फ AI कोर को सक्रिय करो और तैयार रहो। जो हुआई ने यह आदेश जारी किया। उसने कंबल ऊपर खींचा, करवट बदली और पहले 5-6 घंटे सोने का फैसला किया। ... इसी बीच निरीक्षण कार्यालय के अंदर विशाल स्क्रीन पर गैंडाल्फ का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश बिंदु 12वें स्तर पर रुक गया। हम थोड़े मोटे परीक्षक ने सबसे पहले कुछ गड़बड़ महसूस की। वह क्यों रुक गया?
और आगे नहीं जा रहे हो। झोंकशान सूट पहने परीक्षक ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए अनुमान लगाया, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जादुई शक्ति का बहुत अधिक उपयोग हो गया था और अब वह ठीक हो रही है। आखिरकार उसने अभी जो मंत्र इस्तेमाल किए वे ऐसी चीजें नहीं थी जिनसे खिलवाड़ किया जा सके। हाँ, ये बात समझ में आती है। एक अन्य परीक्षक ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे भी वह अभी काफी आगे है, इसलिए उसके पास काफी समय है। वापसी करने की कोई जल्दी नहीं है। सभी को ये स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगा। तथापि 1 घंटा बीत चुका है, 2 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे बीत चुके हैं। स्क्रीन पर प्रकाश का वह बिंदु स्थिर रहा, मानो वह एक मूर्ति बन गया हो। अब हर कोई हैरान था, आखिर ये आदमी क्या कर रहा है? जादुई शक्ति वापस पाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए, है ना? क्या वह सो रहा है? क्या कुछ हो सकता था? ठीक उसी समय जब सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे और इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, मुख्य परीक्षक लाओली, जो अब तक चुप थे, अचानक धीरे से मुस्कुरा दिए। उसने अपनी चाय का कप उठाया, उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बच्चा मेरी सोच से कहीं ज्यादा होशियार है। ये सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो गया। बूढ़े ली ने चाय की एक घूंट ली, उनकी आंखों में थोड़ी सी स्वीकृति झलकती हुई दिखाई दी। वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। उन्हें यह जरूर पता होगा कि खेल को इतनी जल्दी खत्म करने से सनसनी फैल जाएगी। इसलिए मैं बस रुक गया और मुख्य समूह के आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं ज्यादा अलग न दिखूं। उसने चाय का कप नीचे रख दिया, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। दुर्भाग्यवश उन्हें ये बात पता नहीं थी। जिस क्षण उसने 10वीं मंजिल पर कदम रखा, उसी क्षण से वह हमारी निगरानी में आ गया था। ... टॉवर ऑफ रेवेलेशन, 3री मंजिल। हफ हफ। लुक्यूई दीवार से टिककर हौंट रहा था, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने सामने मौजूद विचित्र जानवरों के समूह को घूर कर देखा, उसकी आंखों में झुंझलाहट और आक्रोश भरा हुआ था। बहुत धीमा, ये बहुत धीमा है। इस रफ्तार से तो आप 13वीं मंजिल तक कभी नहीं चढ़ पाएंगे। ये सब उस कमीने यासुओ की गलती है। लुक्यूई ने दांत पीसते हुए सारी गलतियों का दोष उस व्यक्ति पर डाल दिया जो पहले ही मर चुका था। अगर वह न होता तो मेरा इतना कीमती अपग्रेड समय बर्बाद न होता। अगर मेरा स्तर ऊंचा होता तो इन विचित्र जीवों से निपटना बहुत आसान होता। नहीं, वह इस तरह हार नहीं मान सकता। सौभाग्य से मैं तैयार था। लुक्यूई ने सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा, फिर चुपचाप अपने स्थानिक घेरे से कुछ निकाला। यह एक मुखौटा था। ये मुखौटा किसी अज्ञात गहरे रंग की लकड़ी से तराशा गया था, जिसकी सतह पर घुमावदार आकृतियां बनी हुई थी जो एक दर्दनाक और भयंकर भूत के चेहरे की रूपरेखा प्रस्तुत करती थी। वे 2 गहरे खोखले नेत्र छिद्र मानो सारी रोशनी को निगल जाते थे और एक भयावह डरावनी आभा बिखेरते थे। यह एक ऐसा खजाना था जिसे उनके भरोसेमंद प्रबंधक ने कुछ दिन पहले विशेष रूप से उनके लिए काला बाजार से मंगवाया था, जिसकी कीमत उन्हें काफी अधिक पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि यह पहनने वाले की ताकत को काफी हद तक बढ़ा देता है। लुक्यूई की आंखों में एक संघर्ष की झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह तीव्र इच्छा ने ले ली। उसने दांत पीसते हुए धीरे धीरे वह ठंडा मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। भनभनाहट। मुखौटे से अचानक एक भयानक रूह कंपा देने वाली शक्ति निकली और उसके अंगों और हड्डियों में समा गई। उफ, लुक्यूई बुरी तरह कांप रहा था, मानो अनगिनत चींटियां उसकी अस्थि मज्जा को कुतर रही हों। उसके भीतर दर्द और शक्ति बेतहाशा आपस में गुथे हुए थे। कुछ क्षण बाद उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। हे। उसके गले की गहराई से एक भयावह, अमानवीय और भूतिया हंसी निकली। उसने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से अपने सामने मौजूद जानवरों के झुंड की ओर इशारा किया। गहरे बैंगनी रंग का एक आग का गोला तेजी से निकला। आग का गोला पहले छोड़े गए गोले से आकार में काफी बड़ा था और लौ के केंद्र में एक अशुभ गहरे नीले रंग की धुंध भी जल रही थी। धमाका। आग का गोला जानवरों के झुंड में फट गया। जिन जानवरों पर हमला हुआ उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले ही वे भयानक लपटों में घिर गए और पल भर में मवाद के पोखर में बदल गए। हा, ये तो कमाल है, बहुत ही शानदार। लुक्यूई ने अपने शरीर में शक्ति का अभूतपूर्व प्रवाह महसूस किया और वह उन्मादपूर्ण उत्तेजना की स्थिति में आ गया। इससे मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस साल की प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। वह बेतहाशा हंस रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जैसे जैसे वह अपनी हर कुशलता का प्रदर्शन कर रहा था, छोटे छोटे अदृश्य काले धागे जीवित प्राणियों की तरह चुपचाप उसके मुखौटे के नीचे उसकी त्वचा में समा रहे थे और उसके मांस और रक्त में विलीन हो रहे थे। ... पलक झपकते ही 6 घंटे बीत गए, जबकि अधिकांश परीक्षार्थी अभी भी टावर के अंदर ही थे, ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जो हुआ अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेकर लेट गया और आराम से जम्हाई ली। उसने अपनी चेतना को गैंडाल्फ से पुनः जोड़ा और चुनौती जारी रखने का आदेश दिया। कई घंटों की चुप्पी के बाद गैंडाल्फ अंततः जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे और सोच समझकर 13वीं मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। ये वही पुराना निषिद्ध मंत्र था जिसका प्रयोग उस क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। फिर भी यह एक जबरदस्त और त्वरित जीत थी। एआई संचालित इंजन के सटीक नियंत्रण के साथ गैंडाल्फ की टावर पर चढ़ने की यात्रा एक बार फिर शुरू होती है। 13वीं मंजिल, 14वीं मंजिल, अंततः वह 15वीं मंजिल पर रुका। जो हुआई को लगा कि मंजिलों की यह संख्या पर्याप्त है। ये प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 5 में स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इससे अधिक ऊंचाई पर जाना व्यर्थ होगा और केवल दिखावटी ही लगेगा। कई और घंटे बीत गए। क्लैंग। प्रकाशित वाक्य के टावर में एक बार फिर लंबी गहरी घंटियों की गूंज सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि 10 घंटे का मूल्यांकन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। ... जियांगनिंग शहर केंद्रीय चौक। एक सफेद रोशनी चमकी। सभी उम्मीदवारों को एक ही समय पर वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। कुछ क्षणों के लिए चौक शोरगुल से भर गया और तरह तरह की जटिल भावनाओं से उत्प्रोत हो गया। वाह, मैं आखिरी समय में 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। साधारण अकादमी, अब मैं आ रहा हूं। एक लड़के ने उत्साह से अपनी मुट्ठी लहराई। आह, मैं लापरवाह हो गया। मैंने बचाव नहीं किया और शैडो लेपर्ड ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं 7वीं मंजिल तक ही पहुंच पाया था कि मुझे बाहर आना पड़ा। किसी ने निराशा में अपनी छाती पीट ली। वाह माँ, प्रकाशित वाक्य का टावर बहुत डरावना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। एक लड़की जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस समय प्लाजा के आसपास का इलाका विभिन्न साहसी संघों के लोगों से खचाखच भरा हुआ है।
अपने पर्चे लहराते और चिल्लाते हुए उन्होंने परीक्षा में असफल हुए निराश छात्रों को एक और रास्ता बताना शुरू किया। अरे सहपाठी, अगर परीक्षा में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो कोई बात नहीं। हमारा सीरियस गिल्ड बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे मैट ब्लेड गिल्ड में शामिल हो जाओ। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो तुम भी सफल हो सकते हो। इस कोलाहल के बीच वह ठंडी लेकिन शक्तिशाली आवाज एक बार फिर गूंजी और पल भर में सारा शोर शांत हो गया। इस वर्ष की प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। टावर के अंदर आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन विभिन्न विश्वविद्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। प्रवेश मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को एक सप्ताह बाद संबंधित प्रवेश सूचना प्राप्त होगी। जिन लोगों को प्रवेश सूचना प्राप्त नहीं होती उन्हें परीक्षा में असफल माना जाता है। बेशक ये कथन केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होता है जो सफलतापूर्वक 10वीं मंजिल तक पहुंचते हैं। और उन लोगों की बात करें जो 10वीं मंजिल पर कदम भी नहीं रख पाए। रेडियो पर आवाज एक पल के लिए रुक गई, जिसमें स्पष्ट उदासीनता झलक रही थी। आप विचार कर सकते हैं कि आपको किस साहसी संघ में शामिल होना चाहिए। अब मैं उन 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रांतीय परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली और कान खड़े कर लिए। प्रथम स्थान डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के गैंडाल्फ। द्वितीय स्थान डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की लुक्यूई। तीसरा स्थान जियांगनिंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के शेनफोहाई। चौथा स्थान जियांगनिंग नंबर 2 मिडिल स्कूल के युआनकाई। पांचवां स्थान डोंगहाई नंबर 2 मिडिल स्कूल की येशी। उपरोक्त 5 उम्मीदवार कृपया वहीं रहें और कहीं न जाएं। कल से शुरू होने वाली राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अंतिम तैयारियां चल रही हैं। 78 राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का जुआ। जल्द ही एक कर्मचारी गैंडाल्फ को एक लंबे गलियारे से ले गया और एक भारी दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक विशाल लाउंज है। लुक्यूई, येशी और 2 अन्य लड़के पहले ही आ चुके हैं। चारों लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, कुछ बैठे हुए थे और कुछ खड़े हुए थे, लेकिन उन सभी में एक अचूक थकावट झलक रही थी। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और कुछ जगहों से फटे हुए भी थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने रहस्योद्घाटन के टॉवर के अंदर एक भयंकर लड़ाई लड़ी थी। उनमें से लुक्यूई की हालत सबसे अच्छी थी। हालांकि उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, लेकिन वह असामान्य रूप से उत्साहित था और येशी से शेखी बघारते हुए बातें कर रहा था। येशी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम शीर्ष 5 में जगह बना पाओगी। उनके लहजे में तिरस्कारपूर्ण आश्चर्य का भाव झलक रहा था। लगता है आप आजकल खाली नहीं बैठे हैं। येशी ने उसकी तरफ देखा, अपनी बाहें मोड़ी और नाटकीय अंदाज में अपनी आंखें घुमाई। अगर तुम अंदर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ये सुनकर लुक्यूई को गुस्सा तो नहीं आया, बल्कि वह विजयी भाव से हंस पड़ी। खूब कहा है। वह एक कदम आगे बढ़ा, अपनी आवाज कुछ डेसिबल ऊंची की और येशी और अन्य 2 लड़कों की ओर देखा। चूंकि हम सभी डोंगिंग प्रांत के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं शुरू से ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल होने वाली राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए आप सभी को मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर कोई मुझे रोकता है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। अन्य 2 लड़कों के नाम शेनफोहाई थे, जो थोड़े मोटे थे, और युआनकाई थे, जो लंबे और पतले थे। ये सुनकर दोनों ने असंतोष के भाव प्रदर्शित किए। शेनफोहाई ने भौहें चढ़ाकर पूछा, किस आधार पर? क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। लूची ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसके चेहरे पर स्पष्ट अहंकार झलक रहा था। उसने एक उंगली उठाई और उन तीनों के सामने लहराई। प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा में मेरा स्कोर 14वां स्थान। और आप किस मंजिल तक चढ़े हैं? ये सुनकर शेनफोहाई और युआनकाई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। येशी ने भी आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। उन तीनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और मूल्यांकन समाप्त होने से ठीक पहले वे मुश्किल से 13वीं मंजिल तक पहुंच पाए थे। ये लुक्यूई वास्तव में उनसे एक स्तर ऊपर है। तीनों लोगों के चेहरों पर हैरानी भरे भाव देखकर लुक्यूई का अहंकार लगभग छलक उठा। तो क्या आप सभी को समझ आ गया? उसे नियंत्रण में रहने का एहसास अच्छा लगता है। कल यदि आप मेरे निर्देशों का आज्ञाकारी रूप से पालन करेंगे तो मैं आपको अच्छे परिणाम की गारंटी देता हूं। जैसे ही वह अपनी शक्ति का आनंद ले रहा था, लाउंज का दरवाजा फिर से खुल गया। गैंडाल्फ अंदर आया। लुक्यूई के शब्द अचानक रुक गए। बिना किसी पूर्व योजना के ही सबका ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया। नवागंतुक ने तारों और अर्धचंद्र के पद से सजी एक शानदार पोशाक पहन रखी थी, जिसकी चमक सूक्ष्म होते हुए भी रहस्यमय और उदात्त थी। वह लंबा और सीधा था, उसका चेहरा सुंदर था, आंखें गहरी थीं और उसकी चाल संयमित थी। लाउंज में मौजूद अन्य 4 लोगों की अस्त व्यस्त हालत की तुलना में वह बिल्कुल साफ सुथरा था, मानो वह अभी अभी खून और आग की किसी परीक्षा से नहीं गुजरा हो। वह किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर निकले एक कुलीन युवक की तरह दिख रहा था। लुक्यूई ने गैंडाल्फ को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में सतर्कता छा गई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और पहले बोला, तुम गैंडाल्फ हो? जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया, उसकी निगाहें बिना ठहरे लुक्यूई पर घूम गईं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने लुक्यूई का प्रश्न सुना ही न हो और वह सीधे बाकी तीनों के पास चला गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नमस्कार, मैं गैंडाल्फ हूँ। इस कार्रवाई से येशी, शेनफोहाई और युआनकाई आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा दिखाई गई सद्भावना ने तुरंत ही उन्हें उनके प्रति अनुकूल भावनाएं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। येशी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। नमस्कार, मेरा नाम येशी है। शेनफोहाई, थोड़ा गोल मटोल लड़का, मुस्कुराया। युआनकाई, लंबे पतले लड़के ने भी सिर हिलाया। पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने पर लुक्यूई का घमंड पल भर में जम गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सिर में क्रोध की लहर दौड़ गई। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे या अंधे हो? बोलते समय थूकते हुए वह गैंडाल्फ की ओर दौड़ा। आप भी डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद जो हुआई ने अपना सिर घुमाया और एक विदूषक को देखने वाले व्यक्ति की तरह शांत भाव से उसकी ओर देखा। ये कुत्ता कहाँ से आया? उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे लाउंज में साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ जोर जोर से भौंक रहे हैं। आप? लुक्यूई इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुखौटे के नीचे उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने आग का गोला बनाने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम सब इसे बंद करो। तभी दरवाजे से एक तेज चीख सुनाई दी। वर्दी पहने एक शिक्षक गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया।
तुम लड़ना चाहते हो, है ना? मानो या ना मानो, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की सभी योग्यताएं रद्द कर दूंगा। लूची से उत्पन्न होने वाली जादुई तरंगें पल भर में गायब हो गईं। हालांकि वह अहंकारी था, लेकिन वह विभिन्न परिस्थितियों के बीच अंतर करना जानता था। उसने गैंडाल्फ को गुस्से से घूरा, मानो उसकी आंखें उसे जिंदा ही निगल जाना चाहती हों। बहुत अच्छा, आप बस इंतजार कीजिए। उसने दांत पीसते हुए कुछ शब्द मुश्किल से बोले। फिर शिक्षक के नेतृत्व में पांचों लोग लाउंज से बाहर निकले और एक अधिक विशाल कार्यालय में प्रवेश किया। कार्यालय में मुख्य परीक्षक ली और 2 अन्य परीक्षक सोफे पर बैठे थे। उन तीनों पुरुषों की निगाहें 3 तेज तलवारों की तरह उन पांचों लोगों पर बार-बार घूम रही थीं। कृपया बैठ जाओ, परीक्षक की आवाज गूंज उठी, जिसमें एक प्रभावशाली आभा थी। पांचों लोगों के बैठ जाने के बाद ही उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। सबसे पहले, प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आप पांचों को बधाई। हम सबने आपका प्रदर्शन देखा है, ये बहुत अच्छा है। वह रुका, उसका लहजा गंभीर हो गया। लेकिन प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा तो बस एक शुरुआत है। आगामी राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा ही असली युद्ध क्षेत्र होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रयासों को जारी रखेंगे और हमारे डोंगिंग प्रांत को गौरव दिलाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय परीक्षा पुरस्कारों के अलावा डोंगिंग प्रांत भी पुरस्कार देने में कंजूसी नहीं करेगा। हमने आपके लिए अलग कमरे तैयार कर लिए हैं। वापस जाए, थोड़ा आराम कीजिए और अपनी स्थिति को ठीक होने दीजिए। हाँ, पांचों ने एक साथ जवाब दिया, फिर जाने के लिए खड़े हो गए। गैंडाल्फ, क्या आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? परीक्षक की आवाज अचानक सुनाई दी। मुझे आपसे निजी तौर पर कुछ बात करनी है। जू हुआई को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसका चेहरा भावहीन बना रहा। उसने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया, शांति से रुका और वापस सोफे पर बैठ गया। येशी और बाकी तीनों के असमंजस भरे चेहरों के साथ कार्यालय से चले जाने के बाद भारी दरवाजा बंद हो गया। कमरे का वातावरण तुरंत ही घुटन भरा हो गया। मुख्य परीक्षक ली ने अपनी चाय का प्याला उठाया, लेकिन उसे पिया नहीं। इसके बजाय उन्होंने ढक्कन से चाय की पत्तियों को धीरे से हिलाया। गैंडाल्फ, मेरे मित्र, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसकी निगाहें चील की तरह तेज थीं। सच कहूं तो आपने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया, लेकिन इससे मुझे उलझन भी होती है। मैंने डोंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा और उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में कभी भी गैंडाल्फ नाम का कोई छात्र नहीं रहा है। तुम तो जैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गए। उसने चाय का कप धीरे से मेज पर रख दिया, जिससे हल्की सी आवाज हुई। आप वास्तव में कहां से आए हैं? इस महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लेने का उद्देश्य क्या है? क्या आप मुझे कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं? मुख्य परीक्षक ली के बोलते ही अन्य 2 परीक्षकों की निगाहें भी गैंडाल्फ पर टिक गईं। एक अदृश्य दबाव ने पूरे स्थान को भर दिया। जू हुआई ने धीरे से आह भरी। जैसा कि उम्मीद थी, इसने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वह गुमनाम रहना चाहता था, लेकिन उसकी क्षमताओं ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। सौभाग्य से वह तैयार था। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई ने शांत भाव से मुख्य परीक्षक ली की निगाहों का सामना किया। महामहिम, मैं वास्तव में डोंगहाई शहर से हूँ। मैं एक खास परिवार से आता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये खुलासा नहीं कर सकता कि वह कौन सा परिवार है। उसने कंधे उचकाए, उसकी आवाज में आत्मधार्मिकता का भाव झलक रहा था। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे परिवार के लिए मेरा पालन पोषण करना आसान नहीं था। जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता, तब तक स्वाभाविक रूप से मुझे चुपचाप रहना पड़ता है। अगर मैं बीच में ही असफल हो जाऊं तो क्या होगा? क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? जहां तक मेरे उद्देश्य की बात है, गैंडाल्फ के होठों के कोनों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। बेशक, इसका मकसद राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करना है। आखिरकार हमारा परिवार मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं अपना नाम बनाऊं और परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊं। मुख्य परीक्षक ली चुपचाप सुनते रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। लेकिन उसने खुद से ही सिर हिलाया। ये व्याख्या तर्कसंगत है। इस बच्चे के पास मौजूद अमूल्य और असाधारण स्तर के उपकरणों को देखते हुए, ये किसी धनी और शक्तिशाली परिवार के समर्थन के बिना असंभव होगा। डोंगहाई शहर में केवल जो ये और सन परिवार ही ऐसे हैं जिनकी नींव इतनी मजबूत है। जो परिवार का लुक्यूई पहले ही सबके सामने आ चुका है। ये परिवार की सबसे छोटी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन परिवार ने हमेशा ही उसके साथ नरमी से व्यवहार किया है। तो अब सिर्फ सूर्य परिवार ही बचा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सन परिवार इतने सालों से इतना लो प्रोफाइल रहा है। वे गुपचुप तरीके से इतने बड़े कदम की तैयारी कर रहे थे। परीक्षक ली अपने मन में बेचैनी से तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था, क्योंकि उसने गैंडाल्फ के चरित्र को पूरी तरह से गढ़ लिया था। उसने अपने सामने खड़े आत्मविश्वासी युवक को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। क्या आप राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करना चाहते हैं? तुम्हारे अंदर तो वाकई बहुत हिम्मत है। आप कितने आत्मविश्वासी हैं। जू हुआई ने जरा भी संकोच नहीं किया। शीर्ष स्कोर का खिताब निश्चित रूप से मेरा ही होगा। हा 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 हा। मुख्य परीक्षक ली जोर से हंस पड़े, उनकी हंसी प्रशंसा से भरी हुई थी। वाह, कितना शानदार, ये निश्चित रूप से मेरा है। मैं, ली गैंग, तुम्हारी बेबाक भावना से प्यार करता हूँ। उसकी हंसी थम गई और वह थोड़ा आगे झुककर गैंडाल्फ की आंखों में देखने लगा। बच्चे, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। अगर आप वाकई हमारे डोंगिंग प्रांत के लिए एक राष्ट्रीय चैंपियन वापस ला सकते हैं, निर्णय मैं लूंगा। आप डोंगिंग प्रांतीय सैन्य मुख्यालय के खजाने में जाकर अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकते हैं। ये सुनकर जू हुआई की आंखें चमक उठी। यह एक सौदा है। वह मुस्कुराया। आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। ली गैंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ली गैंग ने कभी अपने वचन से मुकरने का काम कब किया है? उन्होंने अपने बगल में बैठे अन्य 2 परीक्षकों की ओर इशारा किया। वे दोनों गवाही दे सकते हैं। अध्याय 79, दूरदर्शी येशी। ली गैंग, ये नाम सुनते ही जो हुआई का दिल थोड़ा सा हिल गया। उनके मन में मूल मालिक की धुंधली यादें तेजी से फिर से जुड़ गईं और एक प्रसिद्ध नाम सामने आया। ली गैंग कभी डोंगिंग प्रांत का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एस रैंक पेशा, गन मास्टर। उन्हें 1000 मीलों दूर एक शानदार हंस उपनाम दिया गया था। वह साधारण से साधारण आग्नेयास्त्रों को भी अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रदर्शन करते हुए दिखा सकता है।
उनकी सबसे गौरवशाली उपलब्धि 30 साल पहले हुए क्रूर सीमा संघर्ष के दौरान थी, जब उन्होंने विशेष रूप से निर्मित बैरेट राइफल का उपयोग करके 10 किलोमीटर की दूरी से एक साथी एस क्लास दुश्मन विशेषज्ञ को निशाना बनाकर मार गिराया था। एक ही युद्ध में वह किंवदंती बन गया। अब नायक अपने चरम समय को पार कर चुका है और दूसरी पंक्ति में आ गया है, फिर भी वह इस वर्ष की प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य प्रभारी बन गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना महत्वपूर्ण वादा करने का साहस किया। जो हुआई समझ गया। चिंता मत करो, झोंकशान सूट पहने परीक्षक ने मुस्कुराते हुए अपनी छाती थपथपाई। जब तक तुम शीर्ष विद्वान बन जाते हो, तब तक न केवल सैन्य कोर से धन मिलेगा, बल्कि मुझे विश्वास है कि गवर्नर जनरल स्वयं आगे आकर तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेंगे। वह महान होगा। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई प्रसन्नतापूर्वक खड़ा हो गया और बोला, तो परीक्षकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तीनों लोगों को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर मुड़कर बाहर इंतजार कर रहे कर्मचारियों के साथ कार्यालय से बाहर चले गए। भारी दरवाजा फिर से बंद हो गया। कार्यालय में फिर से सन्नाटा छा गया। ली गैंग के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपनी चाय का कप उठाया और बगल में बैठे थोड़े मोटे परीक्षक की ओर देखा। इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने अभी जो कहा उसमें से कितना सच था? थोड़ा अधिक वजन वाले परीक्षक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी बाहों के बीच एक मुश्किल से दिखाई देने वाला चिन्ह चमक उठा। मैंने भाषण पठन तकनीक का इस्तेमाल किया। ये बच्चा काफी दिलचस्प है। उनके पहले के शब्द आधे सच और आधे झूठ थे। ली गैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा कैसे? थोड़ा अधिक वजन वाले परीक्षक ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। वह वास्तव में डोंगहाई शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, ये झूठ नहीं है। लेकिन वह अपने परिवार द्वारा सावधानीपूर्वक पाला पोसा गया कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा था। उसके शब्दों में भावनात्मक उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे उसके परिवार ने त्याग दिया होगा। एक परित्यक्त बच्चा, एक बलिदान। ली गैंग और झोंकशान सूट पहने दूसरे परीक्षक दोनों ही स्तब्ध रह गए। एक सामाजिक सेवा पेशेवर व्यक्ति परिवार से बहिष्कृत कैसे हो सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? कौन सा परिवार का मुखिया इतना मूर्ख होगा कि ऐसा बेवकूफी भरा फैसला ले? ये दिलचस्प है। ली गैंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। उन्होंने आगे पूछा, और बाकी के बारे में क्या? क्या राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा देने का उनका उद्देश्य वास्तव में केवल शीर्षण प्राप्त करना था? क्या उनके कोई अन्य उद्देश्य नहीं थे? थोड़ा अधिक वजन वाले परीक्षक ने इस बार सिर हिलाया, उनके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। ये सच है, उनका लक्ष्य राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करना है, और जैसा कि उन्होंने कहा, वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनके बयान में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सुनकर ली गैंग ने राहत की एक लंबी सांस ली, पूरी तरह से आराम किया और सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। यह अच्छा है, यह अच्छा है। जब तक ये संदेश उन संदिग्ध लोगों द्वारा नहीं भेजे गए हैं, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पूरे महान शिया साम्राज्य की नसों को प्रभावित करता है। मुझे सबसे ज्यादा डर अनियंत्रित अप्रत्याशित कारकों के उभरने का है। अब हमें पता चला है कि यह रहस्यमय गैंडाल्फ सिर्फ एक पागल था जो केवल चैंपियनशिप जीतना चाहता था। अंततः उसकी चिंता दूर हो गई। राजधानी में बैठे उन बूढ़े लोगों के अचंभित चेहरों के बारे में सोचकर ही मन करता है कि कल गैंडाल्फ का अविश्वसनीय प्रदर्शन देखकर उनके चेहरे पर कैसी हैरानी और आश्चर्य की झलक होगी। ली गैंग को पहले से ही हंसी आने लगी थी। दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा गैंडाल्फ को एक विशाल सिंगल स्वीट में ले जाया गया। कमरा बड़ा, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था और दैनिक जरूरतों की सभी आवश्यक वस्तुओं से पूरी तरह सुसज्जित था। श्रीमान गैंडाल्फ, कृपया आराम करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस दीवार पर लगी घंटी दबा दें और हम दरवाजे के ठीक बाहर होंगे। कर्मचारी द्वारा आदरपूर्वक निर्देश देने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और चले गए। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई बिस्तर के पास गया और बैठ गया, फिर उसने स्टैंड बाय कमांड जारी किया। क्लोन की आंखों की चमक पल भर में फीकी पड़ गई और वह एक नाजुक गुड़िया की तरह चुपचाप वहीं बैठा रहा। जो हुआई की चेतना अपने मूल रूप में लौट आई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, बेडसाइड टेबल पर रखा मेरा फोन बजने लगा। कॉलर आईडी से पता चला कि यह येशी का नंबर था। जो हुआई ने फोन उठाया और अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अरे भाई जो हुआई, मैंने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैं उत्तीर्ण हो गया। फोन के दूसरी तरफ येशी की उत्साहित चीख, जिससे उसकी आवाज लगभग कांप रही थी, तुरंत सुनाई दी। जो हुआई मुस्कुराया और अपना फोन थोड़ा दूर कर लिया। मैंने सुना। हमारी शी इतनी प्रतिभाशाली है, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वह राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करे? हे, येशी ने खिलखिलाकर एक मधुर हंसी हंसी और फिर लगातार शिकायत करने लगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि रहस्योद्घाटन का टावर कितना मुश्किल है। इसके अंदर मौजूद राक्षस असंख्य और भयंकर हैं। मैंने आखिरी क्षण में 13वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और थकान से लगभग बेहोश हो गया था। इस बिंदु पर उसका लहजा अचानक गुस्से वाला हो गया। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात तो यह है कि लूची, वह वास्तव में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वह 14वें स्तर तक भी पहुंच गया। मैंने शुरू में सोचा था कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए 13वीं मंजिल तक पहुंचना भी सौभाग्य की बात होगी। ये सुनकर जो हुआई की भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ गईं। लू क्यूई, 14वीं मंजिल, ये बात उनके लिए वाकई कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। लू क्यूई के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए अगर वह 13वीं मंजिल तक भी पहुंच जाए तो यह एक चमत्कार ही होगा। क्या ये व्यक्ति कोई तुरुप का पत्ता छिपा रहा है? जो हुआई ने मन ही मन उपहास किया। वह जो भी छुपा रहा हो, कल हमें सब कुछ पैक कर लेना चाहिए। वह राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मंच पर इस तरह का बोझ नहीं उठाना चाहता था। अगर वह सचमुच चैंपियनशिप जीत जाता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे इस सम्मान का कुछ हिस्सा साझा करना पड़ेगा? सपने देखते रहो, उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना सबसे अच्छा उपाय है। ओह हाँ भाई जो हुआई, येशी की आवाज जिज्ञासा से भरी हुई फिर से सुनाई दी। आज हमारी मुलाकात एक और साथी खिलाड़ी से हुई, जो हमारे पूर्वी सागर शहर से ही है। उसका नाम गैंडाल्फ है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ अजीब बात है। जो हुआई ने अपनी भौहें उठाईं और जिज्ञासावश बनावटी ढंग से ओह कहा। इसमें अजीब क्या है? येशी ने एक पल के लिए सोचा। मुझे नहीं पता इसमें अजीब क्या है, लेकिन जिस तरह से वह मुझे देखता है वह जाना पहचाना सा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यासुओ ने पहले मेरी तरफ देखा था। भाई जो हुआई, वह आपके लोगों में से तो नहीं होगा, है ना? जो हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मुझे तुरंत ही झुंझुनी सी महसूस होने लगी। बिल्कुल नहीं, इस महिला की अंतर्ज्ञान शक्ति अविश्वसनीय रूप से सटीक है। उसने झट से अपना गला साफ किया और एक ऐसे लहजे में कहा जिसमें हंसी और झुंझलाहट दोनों झलक रही थी। तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में दिन भर किस तरह की बकवास चलती रहती है? मुझ में उस तरह की क्षमता नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचना बंद करो और आराम करने के लिए सो जाओ। कल आपकी राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ओह, येशी ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। ठीक है फिर। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। शुभ रात्रि, भाई जो हुआई। शुभ रात्रि। फोन रखने के बाद जो हुआई ने एक लंबी सांस ली और अपना माथा पोंछा। वह करीब था। आज मैंने जानबूझकर गैंडाल्फ को नियंत्रित किया है और उसे येशी के साथ बहुत अधिक बातचीत करने से रोका है। वे आंखों से आंखें मिलाने से भी बचने की कोशिश करते हैं। उसे कैसे पता चलता कि कुछ गड़बड़ है? इस स्तर की बारीकी से की गई जांच सरासर चौंकाने वाली है। उसने येशी के सामने अपनी असली पहचान पहले ही उजागर कर दी थी। इस भेष को आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता। इसे अच्छी तरह से छिपाना होगा। अध्याय 80, आत्मपरिचय। अगले दिन आकाश में हल्की रोशनी होने लगी थी। जो हुआई और उनके 5 साथियों को एक मंद रोशनी वाले कमरे में ले जाया गया। कमरे के केंद्र में एक जटिल जादुई आकृति से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। प्रकाश धीरे धीरे केंद्रित होता गया और जादुई घेरे के केंद्र में एक हिलते डुलते टेलीपोर्टेशन पोर्टल की रूपरेखा प्रस्तुत करता गया। ली गैंग 5 लोगों के सामने गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। 5 मिनट में टेलीपोर्टेशन चैनल पूरी तरह से खुल जाएगा। आपको राष्ट्रीय परीक्षा केंद्र ट्रिपल आइलैंड में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उसकी निगाहें बिजली की तरह थीं, जो हर किसी के चेहरे पर एकटक घूम रही थी। अब से आप अपने दम पर लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं हैं। आप एक ही टीम में साथी सैनिक हैं, जो हमारे पूरे डोंगिंग प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? समझा, 5 लोग एक साथ बोले। उनकी आवाजें खाली कमरे में गूंज उठी। ली गैंग ने सिर हिलाया, उनके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। बहुत बढ़िया, अब मैं राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के नियमों की व्याख्या करूंगा। इस राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में देश भर के 48 प्रांतों की 48 टीमों ने भाग लिया, जिनमें कुल 240 प्रतिभागी शामिल थे। मूल्यांकन में अंक प्रणाली अपनाई गई है। सबसे अधिक अंतिम अंक प्राप्त करने वाली टीम विजेता होगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाला घोषित किया जाएगा। उसने 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। अंक अर्जित करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है उस परग्रही राक्षस को मारना। सामान्य जानवरों के लिए मारे गए प्रत्येक जानवर के लिए 1 अंक। एक सामान्य बॉस स्तर का जानवर 1 को मारो, 20 अंक। विद्या स्तर का एलियन राक्षस बॉस 100 अंक। नरक स्तर के अलौकिक राक्षस बॉस के लिए 1000 अंक। ली गैंग कुछ देर रुका, उसकी आवाज में कुछ भयावहता आ गई। अंक अर्जित करने का दूसरा तरीका अन्य सभी भाग लेने वाली टीमों को हराना है। यदि आप किसी टीम को पूरी तरह से हरा देते हैं, तो आप सीधे विरोधी टीम के सभी अंक प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, ये पूरी तरह से सफाया है। जब तक विरोधी टीम का कोई भी सदस्य खेल में मौजूद रहेगा, तब तक उनके अंक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। उसने पैनी नजर से भीड़ का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त परीक्षण प्रति में एक सुरक्षा तंत्र भी है। स्वास्थ्य में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि आपकी वास्तव में मृत्यु हो जाएगी। इसके बजाय आपको जबरन उस स्थान से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कार्रवाई करते समय आपको निर्णायक होना चाहिए। भले ही दूसरा पक्ष इंसान हो, फिर भी संकोच न करें। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा न केवल आपकी क्षमताओं का परीक्षण करती है, बल्कि आपकी रणनीतियों और मानसिकता का भी परीक्षण करती है। अपने प्रतिद्वंदी से कमजोर होने का मतलब यह नहीं है कि आप हार जाएंगे। आखिरी क्षण तक कभी हार मत मानो। ली गैंग ने अपनी निगाहें हटा लीं और बात जारी रखी। अब जब नियमों की व्याख्या हो चुकी है, तो आइए कुछ ध्यान देने योग्य बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले, इस स्थिति में एक ही टीम के भीतर लड़ना सख्त मना है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आप सभी टीम के साथी हैं, युद्ध में एक दूसरे के सहसाथ हैं, जो सम्मान और अपमान में भागीदार हैं। मुझे आशा है कि आप इसे हमेशा याद रखेंगे। दूसरा, इस दौरान किसी भी प्रकार की रिकवरी या स्थिति सुधारने वाली औषधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने वालों को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। अंत में, मैं आपको एक और बात याद दिला दूं। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का पूरे देश में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कृपया अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहें। हमारे डोंगिंग प्रांत को शर्मिंदा मत करो। आया समझ में? समझ गया। 5 लोगों की आवाजें पहले से भी अधिक तेज थी। बहुत बढ़िया। ली गैंग ने घड़ी पर नजर डाली। 5 मिनट हो गए, चलो चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हल्का नीला पोर्टल तेजी से चमक उठा और स्थिर हो गया। सबसे पहले लू क्यूई अंदर आया। उसका चेहरा उत्सुकता और उत्साह से भरा हुआ था। येशी, शेन फुहाई और युआन काई उनके ठीक पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर तनाव और घबराहट का मिला-जुला भाव दिख रहा था। जब गैंडाल्फ की बारी आई, तो अचानक ली गैंग की आवाज सुनाई दी। वगैरह। जो हुआई रुका, मुड़ा और शांत भाव से उसकी ओर देखा। ली गैंग आगे बढ़ा, उसके कंधे पर थपथपाया और अपनी आवाज धीमी कर ली। हमारा वादा मत भूलना। उसने गैंडाल्फ की आंखों में देखा, उन झुर्रियों से भरी आंखों में जो एक जटिल प्रकाश से चमक रही थी। अपनी पूरी कोशिश करो। जो लोग हमें नीचा समझते हैं, उन्हें मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारो। उसने आत्मनिंदा भरी हंसी हंसी। एक समय था जब दूसरे लोग मुझे नीची नजरों से देखते थे। उन सभी को लगता था कि मैं सबसे कमजोर एस क्लास ड्राइवर हूं। आखिरकार, उन दिनों में आग्नेयास्त्रों से परग्रही जीवों को बहुत कम नुकसान होता था, और उनकी सुरक्षा को भेदने में तो आग्नेयास्त्र और भी कम प्रभावी थे। लेकिन मैंने अपने हाथ में मौजूद इस बंदूक का इस्तेमाल सबको चुप कराने के लिए किया। ली गैंग की आंखों में जोश भर आया। मेरा यकीन मानिए, किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने का एहसास लत लगाने वाला होता है। जो हुआई का दिल थोड़ा सा हिल गया। वह सोचने लगा कि ली गैंग अचानक उससे ये बातें क्यों कहेगा। उसे बुरे आदमी के शब्दों में सच्ची उम्मीद का एहसास हो गया था। मैं करूंगा। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर पोर्टल में कदम रखा और गायब हो गया। कुछ क्षणों के लिए भारहीनता का एहसास होने के बाद मुझे अपने पैरों के नीचे ठोसपन का एहसास हुआ। समुद्र की नमकीन हवा अपने साथ लहरों के किनारे से टकराने की आवाज लेकर आई।
जू हुआई ने अपनी आंखें खोली। मेरे सामने एक सुनहरा समुद्र तट फैला हुआ था, आगे घने जंगल का एक अंतहीन विस्तार था और मेरे पीछे सफेद झाग से उबलता हुआ नीला समुद्र था। येशी और उसकी 3 साथी पहले ही आ चुकी थीं और उत्सुकता से चारों ओर देख रही थीं। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा, क्या ये पहले ही शुरू हो चुकी है? येशी ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा ही लगता है। बगल में खड़े शेन फुहाई ने गहरी सांस ली और गंभीर हो गए। अब जबकि हम युद्ध में साथी बन चुके हैं, तो कार्रवाई करने से पहले एक दूसरे के पेशे के बारे में जान लें ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। इससे हमें लड़ाई के दौरान एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी। उन्होंने पहले बात की। मैं पहले जाऊंगा। मेरा नाम शेन फुहाई है और मेरा पेशा ए लेवल का जादूगर है। सहायक हथियार प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा कर सकते हैं। लंबे और दुबले पतले युआन काई ने बातचीत को आगे बढ़ाया। अब मेरी बारी है। मेरा नाम युआन काई है। मैं ए लेवल का पेशेवर योद्धा हूँ, एक कवचधारी योद्धा। मैं युद्ध करने के लिए कवचधारी योद्धा में परिवर्तित हो सकता हूँ। ये कहने के बाद वह थोड़ा उत्साहित लग रहा था और उसने अपनी कमीज की जेब से धातु की चमक वाला एक कार्ड सीधे बाहर निकाला। उसने कार्ड को ऊपर उठाया, एक ऐसा पोज बनाया जिसे वह कूल समझता था और जोर से चिल्लाया। कवच संयोजन। कार्ड प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और उसकी कमर पर अचानक प्रकट हुए कार्ड स्लॉट में गायब हो गया। बस उसके शरीर से एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी निकली। चांदी सफेद धातु के कवच की प्लेटें अचानक हवा से प्रकट हुईं और क्लिक क्लैक की यांत्रिक आवाज के साथ तेजी से उसके पूरे शरीर को ढक लिया। हेलमेट, छाती का कवच, बाजू का कवच, पैरों का कवच। महज कुछ ही सेकंड में युआन काई एक 2 मीटर से अधिक ऊंचे अत्याधुनिक डिजाइन वाले चांदी के योद्धा में परिवर्तित हो गया। येशी ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। वह पूरी तरह से अचंभित लग रही थी। जू हुआई भी स्तब्ध रह गया। किशोरावस्था के इस अत्यधिक चंचलपन का क्या मतलब है? उसने शिकायत करने की इच्छा को दबाया और मन ही मन कवचधारी योद्धा को शाबाशी दी। तभी अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। लू क्यूई अपने हाथ बांधे और चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए हुए आगे बढ़ा। मैंने अभी तक आदेश भी नहीं दिया है, तो आपको इस तरह बकवास करने का अधिकार किसने दिया? मैंने कल ही कहा था, मैं इस टीम का नेतृत्व करूंगा। आप सबको मेरी बात सुननी होगी। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने एक मूर्ख को देखने वाले व्यक्ति के भाव से तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। यहाँ आदेश देने की आपकी बारी कब से आ गई? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप? लू क्यूई का चेहरा पल भर में गहरे जिगर के रंग का हो गया और उसके माथे की नसें फूल गईं। मुझे कल से ही तुम नापसंद हो। तुमने मुझे बार बार उकसाया है। अगर राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा टीम में आपसी कलह की अनुमति न होती, तो यकीन मानिए मैं अभी आपको अपाहिज कर देता। जो हुआई ने धीमी सी ओह की आवाज निकाली। क्या तुम मुझे अपाहिज करना चाहते हो? उसने क्रोधित लू क्यूई को नजरअंदाज किया और येशी और अन्य 2 लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ गया। अब जब सभी ने अपना परिचय दे दिया है, तो मेरी बारी है। मेरा नाम गैंडाल्फ है और मेरा पेशा एक निषिद्ध जादूगर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने हाथ में अग्निकोर को ऊंचा उठा लिया। छड़ी के शीर्ष पर लगा लाल क्रिस्टल तेजी से चमक रहा था। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। उसने गाना भी नहीं गाया। आकाश अचानक काला हो गया। 5 विशाल उल्कापिंड भयानक हरी लपटों से जलते हुए, बादलों को चीरते हुए, अपने पीछे आग की लंबी पूंछ छोड़ते हुए दूर स्थित घने जंगल की ओर तेजी से बढ़े। बूम 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 बूम। धरती बुरी तरह कांप उठी और हमारे पैरों के नीचे की रेत भी हिल गई। एक के बाद एक भयानक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, जो कान फाड़ देने वाली थी। दूर स्थित जंगल पल भर में आग के सागर में डूब गया। अनगिनत ऊंचे प्राचीन पेड़ लपटों में जलकर राख हो गए और घना काला धुआं आकाश में उठने लगा। शेन फुहाई और युआन काई वहां अवाक खड़े थे। उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि उनमें एक मुट्ठी समा सकती थी। येशी ने अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। लू क्यूई के चेहरे पर व्याप्त उग्रता और अहंकार पूरी तरह से जम गया। वह आग के उस विशाल सागर को निःसंकोच देखता रहा जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जो हुआई ने धीरे से अपनी छड़ी नीचे की, अपना सिर घुमाया और शांत भाव से लू क्यूई की ओर देखा। अब भी क्या तुम मुझे अपाहिज करना चाहते हो? अध्याय 81, सफल संबंध। लूची के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वह चेहरा जो आमतौर पर अहंकारी और दबंग दिखता था, अब प्लास्टर की तरह सख्त हो गया था। भीषण गर्मी की लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें जली हुई लकड़ी और मिट्टी की गंध थी, जिससे उसे खांसी आने लगी। जब उसने जोर से निगलने की कोशिश की तो उसकी कंठली ऊपर नीचे हुई। उसके सामने का दृश्य उसकी समझ को पूरी तरह से उलट गया। एक ही गलती, बस एक ही गलती। दूर स्थित घना जंगल जलते हुए नरक में तब्दील हो गया। आखिर यह आदमी कौन है? नहीं, ये राक्षस कौन है? वह किस पद पर कार्यरत हैं? एस क्लास? नहीं, एस रैंक भी इतना भयानक नहीं हो सकता। उसे लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ गए हैं। उसके घुटने लड़खड़ा गए और वह लगभग जमीन पर ही गिर पड़ा। आकाश से गिरे 5 उल्कापिंडों ने उस असीम अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उसने जबरदस्ती एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो एक अजीब से चेहरे के भाव जैसी लग रही थी और उसने गैंडाल्फ की ओर बार बार हाथ हिलाए। यह एक गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी। उनकी आवाज कांप रही थी, जिसमें चापलूसी की हल्की सी झलक थी। गैंडाल्फ भाई, इतनी जबरदस्त ताकत के साथ आप सचमुच हमारी टीम के कप्तान बनने के योग्य हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये कप्तान है। अभी तक मैं तुम्हारी महानता को देख नहीं पाया था और मैं अपने कुत्ते के मुंह से कुछ भी अच्छा निकलने की उम्मीद नहीं कर सकता। कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। उसके पाखंडी चेहरे को देखकर जो हुआई को हंसी आ गई। वह आमतौर पर जो परिवार में एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह दिल से एकाय है। जरा सा डर लगने पर ही ये दया की भीख मांगने वाले गिड़गिड़ाने वाले कृत्य में बदल जाता है। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। क्योंकि आप सब मेरी बात सुनने वाले हैं। उसकी आवाज सपाट थी। तो फिर आपको इस टीम को छोड़ देना चाहिए। लू क्यूई की मुस्कान पल भर में जम गई। उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। क्या क्या कहा तुमने? क्या मुझे टीम छोड़ने की अनुमति है? जो हुआई ने सिर हिलाया। उसका मूल इरादा लू क्यूई को सीधे खत्म करने का था। चूंकि नियमों के अनुसार टीम के साथी पर हमला करना मना है, तो उसे चले जाने दो। लू क्यूई का चेहरा पहले सफेद से लाल हुआ और फिर लाल से हरा हो गया।
क्यों? वह चिल्लाया। मैं टीम क्यों छोड़ूं? मैंने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतनी मेहनत की है। क्या हम टीम के साथी नहीं हैं? क्या आप अपने टीम के साथियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? जो हुआई उससे बात करने में बहुत आलसी था और इसलिए उसने उससे शब्दों का समय बर्बाद नहीं किया। तुम्हारा टीममेट कौन है? उनसे पूछिए कि क्या कोई आपका टीममेट बनना चाहेगा। उसने मदद के लिए येशी की ओर देखा। हालांकि येशी ने ऐसा दिखाया मानो उसने इसे देखा ही न हो। अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, दूर समुद्र की ओर देखा और चंचल अंदाज में सीटी बजाई। फिर उसने शेन फोहाई और युआन काई की ओर देखा। वे दोनों भी चुप रहे। वे पहले से ही लू क्यूई को नापसंद करते थे और अब वे गैंडाल्फ को उकसाने के लिए और भी कम इच्छुक थे। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने आगे कहा, अगर आप टीम छोड़ना नहीं चाहते तो भी ठीक है, फिर आप आगे से अकेले ही काम करेंगे। लू क्यूई ने अपने पीछे के दांत कसकर भींच लिए। क्या वह अकेले ही काम कर रहा है? ये तीनों द्वीप खतरों से भरे हुए हैं और आपको किसी भी समय अन्य प्रांतों की टीमों का सामना करना पड़ सकता है। किसी एक व्यक्ति के लिए क्या ये सिर्फ मोबाइल पॉइंट्स का मामला नहीं है? सबके चेहरों पर उदासीनता के भाव देखकर लू क्यूई की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। उसके भीतर निराशा और क्रोध का मिला-जुला भाव उमड़ रहा था, फिर भी उसने मुस्कुरा दिया। हंसी कुछ उन्मादी सी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर टीम छोड़ दूंगा? मैं नहीं करूंगा। उसने अपनी छाती फुला ली, मानो वह एक मरा हुआ सुअर हो जिसे उबलते पानी से भी डर न लगता हो। मैं आज तुम्हारा पीछा करने जा रहा हूं। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अगर आप इतने सक्षम हैं तो मुझे सीधे ही खत्म कर दीजिए। नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे हर जगह आऊंगा। वह मूर्ख नहीं है। ये गैंडाल्फ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह डोंगिंग प्रांत में एक छिपा हुआ हथियार होना चाहिए। जब तक आप बेशर्मी से उसका साथ देते रहेंगे, भले ही आप कुछ न करें, अंततः आपको कुछ श्रेय जरूर मिलेगा। वैसे भी नियमों के अनुसार आपको अपने टीम के साथियों को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। उसने शर्त लगाई कि गैंडाल्फ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो हुआई ने उपहास किया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करूंगा? लू क्यूई ने अपनी गर्दन अकड़ ली। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने देखा कि गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी फिर से उठाई। छड़ी के शीर्ष पर स्थित लाल क्रिस्टल एक बार फिर चमक उठा, जिससे एक खतरनाक रोशनी निकलने लगी। लूची के पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक से हरन दौड़ गई। यह आदमी, क्या वह सचमुच मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? वह मेरे साथ मरना चाहता था। जल्दबाजी मत करो गैंडाल्फ, चलो इस बारे में बात करते हैं। ये देखकर शेन फोहाई और युआन काई चौंक गए और उन्हें रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़े। येशी भी चिंतित हो गई। गैंडाल्फ, नियमों का उल्लंघन मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैंडाल्फ ने कुछ धीमी आवाज में शब्द कहे। लू क्यूई को आकाश से उतरता हुआ एक असहनीय, भयानक दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो। धड़ाम। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह समुद्र तट पर घुटनों के बल बैठ गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके घुटने और पिंडली धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे की नर्म रेत में धंसने लगे। इसके बाद उसकी कमर, छाती, गर्दन। ओह, उसने संघर्ष करने और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसमें एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा पूरा शरीर सीमेंट से भरा हुआ हो और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कीचड़ और रेत उसके मुंह और नाक में घुस गई, जिससे उसके लिए सांस लेना असंभव हो गया। अंत में उसके सिर का केवल आधा हिस्सा ही बाहर निकला हुआ था। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ये केवल एक विशुद्ध नियंत्रण कौशल है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से ये राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं है। लेकिन लू क्यूई के लिए ये सीधे मारे जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। येशी और बाकी दोनों ने अपने सामने के विचित्र दृश्य को देखकर सदमे से हौंकते हुए अपनी सांसें रोक ली। गैंडाल्फ की ओर उनकी निगाहें विस्मय और भय से भरी हुई थी। यह आदमी न केवल बेहद ताकतवर है, बल्कि उसके पास अनगिनत प्रकार के तरीके भी हैं। सौभाग्य से वह केवल लू क्यूई को ही निशाना बना रहा था। जो हुआई ने अपनी छड़ी वापस खींच ली। उसने लू क्यूई की ओर एक नजर भी नहीं डाली, जो रेत में संघर्ष कर रहा था। चल दर, उसने शांत भाव से दो शब्द कहे, फिर मुड़ा और जंगल की गहराई में चला गया। येशी और बाकी दोनों ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आज्ञाकारी होकर उनके पीछे पीछे चले गए। कुछ ही देर में वे चारों आकृतियां जंगल के किनारे पर गायब हो गईं। लू क्यूई, जिसका आधा सिर ही बाहर निकला हुआ था, अभी भी व्यर्थ में छटपटा रहा था। अपमान, अभूतपूर्व अपमान। लूची ने बचपन से लेकर अब तक कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। सबसे पहले वो मनहूस यासुओ, अब ये वही गैंडाल्फ है जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया। क्यों? हमेशा ऐसे लोग क्यों होते हैं जो उनका विरोध करना चाहते हैं? मैं क्यों? उसके सीने में आक्रोश और घृणा का ज्वार बेतहाशा बढ़ता गया, मानो जंगल की आग पूरे देश में फैल रही हो। जैसे जैसे ये भावना असीम रूप से बढ़ती गई, उसके शरीर के भीतर मौजूद मुश्किल से दिखाई देने वाले काले धागे बेतहाशा फैलने लगे। वे लालची लताओं की तरह थे, जो उसकी हड्डियों को जकड़ रहे थे, उसके मांस पर आक्रमण कर रहे थे और उसकी मानसिक स्थिति को खा रहे थे। एक पल के बाद लू क्यूई का आधा चेहरा, जो जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था, अचानक खुल गया, जिससे एक क्रूर और भयावह मुस्कान सामने आई। इसके तुरंत बाद उसके गले से एक अजीब सी हे हंसी निकली, जो कीचड़ और रेत से अवरुद्ध थी। बूम! अचानक उसके शरीर से शक्तिशाली काली ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा। एक छोटे पहाड़ को कुचलने की क्षमता रखने वाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वास्तव में इस काली ऊर्जा द्वारा चकनाचूर हो गया। उसका शरीर रेत से ऊपर उठ खड़ा हुआ। वह वहां खड़ा था, उसका शरीर काले कोहरे में लिपटा हुआ था, उसकी आंखों में दो भयावह लाल लपटें जल रही थी। निराशाजनक और भयावह। वह मुस्कुराया और एक बार फिर अपनी स्पेस रिंग से वह भयानक भूतिया मुखौटा निकाल लिया। इसे धीरे धीरे मेरे चेहरे पर लगाया गया। क्लिक, मास्क चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता है। उसने अकड़कर अपनी गर्दन घुमाई और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आई। का मुखौटे के नीचे से धीरे धीरे एक कर्कश, गहरी और बिल्कुल अपरिचित आवाज निकली। अंत में कनेक्शन सफल रहा। हे, यह मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा आसानी से हो गया। अध्याय 82, आधिकारिक रणनीति सबसे घातक होती है। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और उन तीनों को द्वीप के अंदरूनी हिस्से में ले गया। हवा में नमी और चिपचिपाहट थी और उसमें सड़ती हुई वनस्पतियों की गंध फैली हुई थी।
वूश, चांदी की रोशनी की एक चमक दिखाई दी और युआन काई से रूपांतरित कवचधारी योद्धा ने हमलावर सुआ को मुके से दूर धकेल दिया। येशी ने अपनी उंगली से हल्के से स्पर्श किया और एक कोमल पवित्र प्रकाश की किरण युआन काई पर पड़ी, जिससे उसके कवच पर लगी एक हल्की खरोंच तुरंत ठीक हो गई। ये राक्षस बहुत कमजोर हैं, है ना? युआन काई की दबी हुई आवाज उसके हेलमेट के अंदर से आई, जिसमें ऊ का भाव था। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है और हमें अभी तक एक भी कुलीन राक्षस नहीं मिला है। येशी ने भी अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ ली। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हमें अन्य प्रांतों की एक भी टीम का सामना नहीं करना पड़ा है। ये द्वीप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। शेन फुहाई ने हौंकते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। ये सिर्फ एक बड़ी समस्या नहीं है। उसने अपने सामने एक टेढ़े मेढ़े पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ को देखो, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? सभी ने उस दिशा में देखा जिधर उसने इशारा किया था। पेड़ के तने पर ताजा झुलसा हुआ निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जो हुआ अचानक रुक गया। उसने उस निशान को घूर कर देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही निशान था जो उसने 10 मिनट पहले गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए एक फटी हुई अग्नि गेंद से अनायास ही बना दिया था। ठीक वैसा, ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। उनकी गहरी आवाज ने उनके आसपास के वातावरण को पल भर में जमा दिया। शेन फुहाई ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मुझे बस ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा एक बहुआयामी परीक्षा है और इस त्रिपक्षीय द्वीप की बाहरी परिधि एक बहुत बड़ा जाल साबित हो सकती है। युआन काई ने हताशा में अपनी धातु की मुट्ठी पेड़ के तने पर पटक दी। हम एक ही संरचना में फंस गए हैं। हम इससे बाहर कैसे निकलें? ये जगह इतनी बड़ी है और वनस्पति इतनी घनी है, हम इस संरचना के मुख्य बिंदु का पता कैसे लगाएंगे? येशी ने धीरे से कहा, अब से हम केवल धीरे धीरे चलेंगे और अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करेंगे कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं है। शायद यही यहाँ से निकलने की कुंजी हो सकती है। जो हुआई ने अपना सिर हिलाया। इतनी सारी परेशानी क्यों उठानी है? उसने अपने हाथ में अग्निकक्ष उठाया। इसे डिलीट क्यों नहीं कर देते? निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। आकाश से 5 और विशाल उल्कापिंड गिरे, जिससे जंगल का एक बड़ा क्षेत्र समतल हो गया और जमीन झुलसी हुई धरती में बदल गई। हालांकि एक विचित्र दृश्य सामने आया। 10 सेकंड से भी कम समय बीता था। उस झुलसी हुई धरती पर अनगिनत कोमल हरी कोम्पलें इतनी तेजी से अंकुरित हुई कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। कोमल टहनियां तेजी से बढ़ने लगी, पलक झपकते ही झाड़ियों में और फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ों में बदल गईं। महज थोड़े ही समय में नष्ट हुआ जंगल अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी घटी भयावह घटना कभी हुई ही ना हो। यह युआन काई और शेन फुहाई अवाक रह गए। जो हुआई भी अचंभित रह गया। येशी ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन फिर हंसे बिना नहीं रह सकी। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के डिजाइनरों ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि कोई न कोई बलपूर्वक इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा। शेन फुहाई ने आह भरी। तब हमें पुराने तरीके का इस्तेमाल करना होगा और सावधानीपूर्वक खोज करनी होगी। जो हुआई भी अवाक रह गया। हिंसा के प्रति मेरा अजेय सौंदर्य शास्त्र आज वास्तव में उल्टा पड़ गया है। ठीक उसी समय येशी और अन्य 2 लोग जासूसों की तरह आसपास के पेड़ों और फूलों की इंच इंच जांच करने लगे। लेकिन तभी जो हुआई के दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। मैं कुछ ज्यादा ही ईमानदार लगता हूँ। हमने पहले धोखा देने का इतना आसान तरीका क्यों नहीं सोचा? उसने तुरंत गैंडाल्फ से अपनी चेतना वापस ले ली और अपने शरीर में लौट आया। बेडरूम के अंदर जो हुआई ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अंकल फू, युवा मालिक, ये बूढ़ा नौकर यहाँ है। अंकल फू ने तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। कमरे में टीवी चालू करो। हालांकि अंकल फू को इसका कारण समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने तुरंत निर्देशानुसार काम किया। कुछ ही देर में दीवार पर लगी विशाल एलसीडी स्क्रीन रोशन हो उठी। इससे स्पष्ट चित्र और ध्वनि प्राप्त हुई। सभी को नमस्कार। महान शिया साम्राज्य के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में आपका स्वागत है। एक अधेड़ उम्र का पुरुष होस्ट, जिसकी आवाज तेज है और चेहरा चौकोर है, कैमरे के सामने धारा प्रवाह बोल रहा है। मैं मेजबान हूँ, वेई झेंग। उनके बगल में बिजनेस सूट पहने एक युवा महिला होस्ट भी मुस्कुराती हुई और बात करती हुई नजर आई। सभी को नमस्कार, मैं मेजबान लिन शी हूँ। भाई वेई, हमारे 48 प्रांतों के सभी उत्कृष्ट उम्मीदवार इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की कठिन परीक्षा त्रिपक्षीय द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं। चुनौती आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। वेई झेंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि टीवी के सामने बैठे कई दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस साल के कालकोठरी को मीजिमा क्यों कहा जाता है। लिंशी ने तुरंत कहा, जी हाँ भाई वेई, मुझे भी जिज्ञासा है। क्या इसके पीछे कोई स्पष्टीकरण है? वेई झेंग ने अपना गला साफ किया और सभी को सस्पेंस में रखा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तथाकथित ट्रिपल आइलैंड अजीबोगरीब जानवरों के खिलाफ सामान्य चुनौतियों और टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा के अलावा हमारे परीक्षार्थियों के लिए 3 विशेष परीक्षण भी प्रदान करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे स्क्रीन पर द्वीप का एक विशाल नक्शा दिखाई दिया। मानचित्र पर दर्जनों छोटे हरे बिंदु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कृपया सभी लोग इसे देखें। यह मीजिमा का एक मोटा मोटा नक्शा है। ये छोटे हरे बिंदु अपने अपने प्रांतों की भाग लेने वाली टीमों को दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई टीमें अब द्वीप की परिधि के आसपास जमा हो गई हैं। उनकी आवाजाही का दायरा बहुत सीमित है, वे व्यावहारिक रूप से बस गोल गोल घूम रही हैं। लिंशी ने बिल्कुल सही समय पर पूछा, ऐसा क्यों है? वेई झेंग हंसते हुए बोले, ये तो निश्चित रूप से हमारे ट्रिपल आइलैंड ट्रैप फॉर्मेशन का पहला परीक्षण है। ये चरण योग्यता का परीक्षण नहीं करता, बल्कि केवल उम्मीदवार के निर्णय लेने और अवलोकन कौशल का परीक्षण करता है। अगर आप इस पहले इम्तिहान को भी पार नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, अच्छी रैंकिंग हासिल करने से चूकना तय है। लिंशी के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। तो हम इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलें? ये काफी कठिन लगता है। वेई झेंग ने आत्मविश्वास से भरा हुआ हाथ हिलाया। यह विधि वास्तव में बहुत सरल है। मेरा मानना है कि कई टीमें, जब उन्हें एहसास होगा कि वे फंस गई हैं, तो सबसे पहले आसपास के पेड़ों में सुराग ढूंढेंगी। लेकिन वास्तव में इस समस्या का समाधान पेड़ों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे छिपा है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, स्क्रीन पर दिख रही छवि बदल गई। एक भूरे रंग के पत्थर का क्लोज अप शॉट दिखाई देता है। लाल रंग से चित्रित एक साधारण त्रिभुजाकार आकृति के अलावा वह पत्थर देखने में साधारण था।
क्या आप सबने वह देखा? यह इस तरह का पत्थर है। जब तक आपको इस त्रिकोणीय पैटर्न वाला माकर पत्थर मिल जाता है, तब तक आप आसानी से बाहरी जाल से निकलकर द्वीप के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सच कहूं तो ये पहला परीक्षण बहुत कठिन नहीं है। ये माकर पत्थर व्यापक रूप से वितरित हैं। जब तक उम्मीदवार शांत रह सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं और जमीन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से उन्हें ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही छोटी-छोटी बातों पर अटके रहेंगे और सिर्फ अपने आसपास के पेड़ों या पत्तियों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इसमें शायद बहुत समय लग जाएगा। ये देखकर जो हुआई मुस्कुराया और चुपचाप हंसने लगा। आधिकारिक रणनीति मार्गदर्शिका सबसे घातक होती है। यह शायद धोखाधड़ी का सबसे बेहतरीन तरीका है जिसे केवल वही अंजाम दे सकता है। आखिरकार, घर से आराम से लाइव स्ट्रीम देखते हुए राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा कौन दे सकता है? उसने तुरंत अपना ध्यान वापस गैंडाल्फ की ओर केंद्रित कर लिया। जंगल में स्थित मीजिमा द्वीप। येशी एक विशाल मशरूम पर लेटी हुई थी और उस पर बने पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही थी। युआन काई झाड़ियों में बेतहाशा खुदाई कर रहा था। शेन फुहाई ने हद से ज्यादा जोखिम उठाया। वह एक पेड़ पर उल्टा लटक गया ताकि दूसरे कोण से कुछ अलग ढूंढ सके। उन तीनों को देखकर जो हुआई अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने अपना गला साफ किया। अब आपको और खोजने की जरूरत नहीं है। वे तीनों एक ही समय पर रुक गए और हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। जो हुआई ने तीनों लोगों की प्रश्नपरक निगाहों का सामना किया और शांत भाव से बात की। मुझे पता है इस जाल की कुंजी कहाँ छिपी है। अध्याय 83, पहली मुलाकात। तीन हैरान निगाहें एक साथ जो हुआई पर पड़ी। येशी ने पलकें झपकाईं, उसका छोटा सा चेहरा उलझन से भरा हुआ था। युआन काई का विशाल धातु का हेलमेट थोड़ा सा झुक गया, मानो वह अपना संदेह व्यक्त कर रहा हो। शेन फुहाई ने तुरंत उल्टा लटकना बंद कर दिया, पेड़ से नीचे कूद गई और हौंकते हुए उसकी ओर देखने लगी। गैंडाल्फ, तुम तो बस, वह दिन में सपने देखना कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह असभ्य होगा, इसलिए उसने अपने शब्द वापस ले लिए। जब से यह शुरू हुआ, ये रहस्यमय जादूगर अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सोचना छोड़ दिया हो और हार मानने को तैयार हों। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष एक दुर्जय व्यक्ति था जो अपने हाथ के इशारे से जंगल को जला सकता था, इसलिए तीनों में से किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन, जो खिलाड़ी अचंभित था, उसने अचानक कहा कि उसे रणनीति को तोड़ने की कुंजी मिल गई है। ये चौंकाने वाला क्यों नहीं होगा? जो हुआई ने शांत भाव से तीनों पुरुषों की निगाहों का सामना किया। इस संरचना का रहस्य न तो पेड़ में है और न ही घास में। उसने अपने पैरों के नीचे की जमीन की ओर इशारा किया। पत्थर में, ध्यान से देखिए, जिन पत्थरों पर लाल त्रिकोण चिन्ह बने हैं, वे इस संरचना के मुख्य बिंदु हैं। ये सुनकर तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। वे न केवल ये जानते थे कि संरचना की कुंजी एक पत्थर है, बल्कि वे पत्थर पर बने पैटर्न को भी पूरी तरह से जानते थे। क्या इस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की अलौकिक क्षमता है? लेकिन विरोधी की भयावह ताकत को देखते हुए किसी ने भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने आसपास के पेड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय अपना सिर नीचे करके सावधानीपूर्वक जमीन को देखने लगे। एक पल के बाद, येशी ने हल्की सी आह भरी। उसने फन के एक झुंड के आधार से एक छोटा सा पत्थर उठाया। देखो, क्या यही वह जगह नहीं है? युआन काई और शेन फुहाई तुरंत वहां गए। जो हुआई ने भी उस पर एक नजर डाली। वह पत्थर कबूतर के अंडे के आकार का था, पूरी तरह से धूसर सफेद रंग का था और देखने में साधारण सा था। अगर आप जानबूझकर इसकी तलाश नहीं कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज करना बहुत आसान है। पत्थर की सतह पर लाल रंग से बना एक साधारण त्रिभुज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सचमुच, शेन फुहाई की सांसें तेज हो गईं। युआन कवच के धातु के हेलमेट के अंदर से एक गहरी, दबी हुई आह निकली। हे भगवान, क्या आप इसे भी ढूंढ सकते हैं? येशी ने पत्थर को हाथ में लिया और जो हुआई की ओर देखा, उसकी निर्मल आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हमें आगे क्या करना चाहिए? शेन फुहाई ने सबसे पहले उत्तर दिया। संरचना को तोड़ने की पारंपरिक विधि के अनुसार, जब तक इसे कुचल दिया जाता है, तब तक फंसाने वाली संरचना गायब हो जानी चाहिए। ये सुनकर येशी ने सिर हिलाया। उसने उस छोटे से पत्थर को अपनी सुंदर हथेली में रखा और उसकी पतली उंगलियां धीरे धीरे बंद हो गईं। क्लिक, एक धीमी सी आवाज। पत्थर एक तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो गया और बारीक पाउडर में बदल गया जो उसकी उंगलियों से फिसल गया। जिस क्षण पाउडर जमीन पर गिरा, आसपास की हवा अचानक पानी की लहरों की तरह हिंसक रूप से कांपने लगी। मेरे सामने का जंगल विकृत और धुंधला होने लगा, मानो मैं पाले से ढके कांच की परत से देख रहा हूं। असंख्य पेड़ों की मायावी छवियां एक दूसरे पर चढ़ गईं और फिर तेजी से गायब हो गईं। एक ताजा हवा का झोंका आया और आखिरी भ्रम को दूर कर दिया। मेरी आंखों के सामने की दुनिया अचानक खुल गई। कभी घना रहा जंगल अब काफी विरल हो गया है। दूर से एक विशाल पर्वत की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई दे रही है। जाल टूट गया है। उन तीनों का गैंडाल्फ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। यह एक जटिल दृष्टि थी जिसमें विस्मय, जिज्ञासा और यहाँ तक कि भय का भी थोड़ा सा भाव समाहित था। इस आदमी को कैसे पता चला? उन्होंने पैटर्न का बिल्कुल सटीक वर्णन भी किया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे पहले ही मानक उत्तर दे दिया हो। बेशक, वहां मौजूद सभी लोग बुद्धिमान थे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने संदेह व्यक्त करे। येशी गैंडाल्फ के पास गई, अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी आवाज में थोड़ी सावधानी बरतते हुए बोली, बॉस, अब हमें आगे किस रास्ते जाना है? शेन फुहाई और युआन काई चुपचाप एक तरफ खड़े होकर गैंडाल्फ के बोलने का इंतजार कर रहे थे। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं था कि यह रहस्यमय जादूगर टीम का बिल्कुल मूल आधार बन गया था। जो हुआई ने एक पल सोचा, अभी यहीं रहो, मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचने दीजिए। उसके बोलने के बाद उन तीनों ने देखा कि उस बड़े आदमी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और उस रहस्यमय मदहोश अवस्था में चला गया। बेडरूम के अंदर जो हुआई ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी चेतना उसके भौतिक शरीर में लौट आई। मेरे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मेजबान वेई जेन की आवाज अभी भी तेज और स्पष्ट थी। समझ गया, उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। देवियों और सज्जनों, हमें अभी अभी खबर मिली है कि एक टीम ने बाहरी सुरक्षा घेरा सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। महिला होस्ट लिंशी ने तुरंत सहयोगात्मक लहजे में पूछा, ओह, कौन सी टीम इतनी मजबूत है? चलिए देखते हैं। जैसे जैसे वह बोल रही थी, स्क्रीन पर दिख रहा द्वीप का नक्शा तेजी से बदल रहा था।
कैमरा मानचित्र के निचले बाएं कोने में स्थित एक हरे बिंदु से तेजी से जूम इन करता है। अंत में परिप्रेक्ष्य बदलकर गैंडाल्फ और उसके साथियों के ऊपर से लिया गया एक ओवरहेड दृश्य हो गया। वेई झेंग ने स्क्रीन की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये डोंगबिंग प्रांत की टीम है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे घेराबंदी तोड़कर सबसे पहले डोंगबिंग प्रांत को बढ़त दिलाएंगे। लिंशी मुस्कुराई और बोली, ऐसा लगता है कि इस साल डोंगबिंग प्रांत के उम्मीदवारों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उसने अचानक एक सवाल पूछा, भाई वेई, देखो, ये बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हमें अब अन्य टीमों से अंकों का अंतर बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? वेई झेंग ने कुछ देर सोचा और फिर अपना अनुमान बताया। शायद अभी अभी उस संरचना को तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई और उसे थोड़े आराम की आवश्यकता है। आखिरकार अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होगी। ये देखकर झू हुआई ने द्वीप पर अपनी टीम के अनुमानित स्थान को अच्छी तरह से याद कर लिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी चेतना एक बार फिर गैंडाल्फ के शरीर में समा गई। जंगल में जैसा कि उम्मीद थी, ये शी और अन्य दो ने कोई अचानक हरकत नहीं की, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा से उसे घेर लिया और अपने आसपास के माहौल पर पैनी नजर रखी। झू हुआई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे साथ आइए। उसने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए 3 शब्द कहे और सीधे एक दिशा में चल पड़ा। बिना किसी झिझके ये शी और बाकी दोनों तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। उस अविश्वसनीय दृश्य को देखने के बाद उन्हें वास्तविकता की पूरी समझ हो गई है। अब हमें बस इतना करना है कि इस बड़े नेता के पैर को कसकर पकड़ लें। इसी बीच टेलीविजन स्टूडियो में महिला होस्ट लिंशी को एक नई समस्या का पता चला। भाई वेई, मैंने देखा कि डोंगबिंग प्रांत की टीम में केवल 4 लोग ही हैं। उनका 5वां खिलाड़ी कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बिल्कुल शुरुआत में ही रास्ता भटक गया हो? ये सुनकर वेई झेंग ने भी स्क्रीन को ध्यान से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। यह जरूरी नहीं कि सच हो, यह उनकी टीम की कोई खास रणनीति भी हो सकती है। इसी तरह की रणनीति पहले की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षाओं में भी अपनाई गई है। एक टीम के सदस्य को जानबूझकर अलग कर दिया जाता है ताकि वह अन्य टीमों द्वारा बाहर न किया जा सके और इस प्रकार अंक बचाए जा सकें। कभी कभी ये रणनीति वाकई आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकती है। वे दोनों इसका विश्लेषण कर रहे थे। वेई झेंग ने अचानक कहा और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। कुछ तो गड़बड़ है। डोंगबिंग प्रांत की टीम जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, वे द्वीप के अंदरूनी हिस्से में और गहराई तक नहीं गए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप केंद्र के जितने करीब होंगे, राक्षसों का स्तर और घनत्व उतना ही अधिक होगा, जिससे यह अंक बटोरने के लिए सबसे अच्छी जगह बन जाती है। उसने स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे को ध्यान से देखा। रुको, इस दिशा से ऐसा लग रहा है कि वे किसी और प्रांतीय टीम से टकराने वाले हैं। हालांकि दुश्मन अभी तक अपनी घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन डोंगबिंग प्रांत की टीम के उनके क्षेत्र में प्रवेश करते ही दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। देवियों और सज्जनों, क्या हम इस राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की पहली टीम लड़ाई देखने वाले हैं? लिंशी के चेहरे पर भी घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। लेकिन डोंगबिंग प्रांत के पास केवल 4 लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ पूरी ताकत वाली 5 सदस्यीय टीम है। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लाइव स्ट्रीम कैमरा घटनास्थल की ओर घूम गया है। इस दृश्य में गैंडाल्फ की पूर्वी निंजा टीम का सामना पीले रंग की वर्दी पहने दूसरी टीम से होता है। वह टीम पश्चिमी प्रांत की जिनचुआन की टीम थी। जिनचुआन प्रांत के 5 लोग गैंडाल्फ और उनके 3 साथियों को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें अब भी समझ नहीं आया है कि कोई बाहर से आकर उनके जाल में कैसे फंस गया। लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है। वे अंदर कैसे आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट्स तो हमारे दरवाजे तक पहुंच गए, तो क्यों न उन्हें ले लें। युद्ध की तैयारी, जिनचुआन प्रांत के कप्तान ने चिल्लाकर कहा और वे 5 तुरंत एक युद्ध संरचना में संगठित हो गए और उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के कौशल एकत्रित होने लगे। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरों पर व्याप्त क्रूरता जम सी गई। भव्य तारा चंद्रमा वस्त्र पहने हुए सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने बस अपनी छड़ी उठाई। छप छप छप। जिनचुआन प्रांत के 5 लोगों ने आकाश से एक अदम्य और भयानक शक्ति को उतरते हुए महसूस किया, जिससे उनके पैर लड़खड़ा गए और वे जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। इसके तुरंत बाद उनके पैरों के नीचे की जमीन दलदल में बदल गई और धीरे धीरे उनके शरीर को निगलने लगी। उन्होंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह व्यर्थ साबित हुई। पल भर में ही उनके दिलों में भय छा गया। उन्होंने ऊपर देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। भयानक हरी लपटों से जलते हुए 5 विशाल उल्कापिंडों ने आकाश को चीर डाला। ये तेजी से नीचे गिर गया। बूम, सफेद रोशनी की 5 किरणें आकाश में फैल गईं। जिनचुआन प्रांत की टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई। अध्याय 84। डोंगबिंग प्रांत युद्ध नैतिकता का समर्थन नहीं करता है। ग्रेट शिया साम्राज्य की राष्ट्रीय परीक्षा के लाइव प्रसारण कक्ष में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों ही दिग्गज मेजबान अवाक रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। वे भूल गए थे कि उन्हें आगे क्या कहना था। स्क्रीन पर उन्मूलन का प्रतिनिधित्व करने वाली सफेद रोशनी की 5 किरणें अभी भी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। झुलसी हुई धरती जो पूरी तरह से समतल हो गई है, खामोशी से उस घटना की कहानी बयां करती है जो अभी अभी घटी थी। महिला मेजबान लिंशी ने अनजाने में कुछ बुदबुदाया। वाह, कितनी भयानक कौशल क्षमता है। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अभी भी नुकसान है। पुरुष होस्ट वेई झेंग अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गए। उन्होंने अपना गला साफ किया और अपनी घबराहट को पेशेवर लहजे में छिपाने की कोशिश की। वास्तव में यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। ऐसा लगता है कि डोंगबिंग प्रांत ने इस साल उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है। उसने स्क्रीन की ओर वापस देखा। उसकी निगाहें तारों और चंद्रमाओं के चित्र वाले वस्त्र पहने लंबे सीधे खड़े जादूगर पर टिकी हुई थी। उनके दल में वाकई इतना शक्तिशाली उम्मीदवार है। उसने अकेले ही जिनचुआन प्रांत की पूरी टीम का सफाया कर दिया। उनकी आवाज में व्याप्त आश्चर्य को अब छिपाना संभव नहीं था। आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ष जिनचुआन प्रांत की टीम के सभी 5 सदस्य लेवल के पेशेवर हैं। लेकिन डोंगबिंग प्रांत के इस उम्मीदवार के सामने वे एक दौर भी नहीं टिक पाए। मुझे संदेह है कि यह उम्मीदवार संभवतः एक अत्यंत दुर्लभ एस रैंक का गुप्त पेशेवर है। लिंशी ने पलकें झपकाईं और एक साहसिक अनुमान लगाया। भाई वेई, क्या आपको लगता है कि वह एस स्तर का पेशेवर हो सकता है? मैंने कभी किसी एस क्लास पेशेवर को इतना अतिरंजित कारनामा करते नहीं देखा। ये सुनकर वेई झेंग मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया।
कोबायाशी, तुम वाकई में मजाक करने में बहुत अच्छे हो। अगर वह ऐसे स्तर का पेशेवर होता तो मुझे नहीं लगता कि इस साल राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा जारी रखने का कोई मतलब होता। उसे सीधे चैंपियन की ट्रॉफी सौंप दो। इसी बीच प्रमुख लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग रूम में पहले जो टिप्पणियां बहुत कम आ रही थी वे अचानक विस्फोटक रूप से फूट पड़ी। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? उल्कापिंडों की बारिश। ये तो फर्स्ट ईयर का छात्र है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि ये फर्स्ट ईयर का छात्र है? सफेद चोगा पहने हुए वो आदमी कौन है? वो कितना सुंदर है। माँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। ऊपर बैठी तुम दीवानी कहीं की। असली बात तो हुनर की है। ठीक है, ये तो पक्का एस क्लास है, और एस क्लास में सबसे बेहतरीन। एस रैंक, हाँ, आप उसे कम आंक रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह निश्चित रूप से एसएस रैंक का है। बकवास। क्या आपको लगता है कि एसएस रैंक की वस्तुएं पत्ता गोभी जितनी आम हैं? क्या आपको लगता है कि वे कहीं से भी प्रकट हो जाती हैं? मुझे यकीन है कि डोंगिंग प्रांत धोखा दे रहा है। चाहे यह एसएस स्तर का हो या नहीं, डोंगिंग प्रांत इस साल अप्रत्याशित रूप से विजयी साबित हो सकता है। रिवेलेशन गिल्ड लीडर का कार्यालय। संत यान अपनी बड़ी कार्यकारी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठे थे और साथ ही इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा पर भी ध्यान दे रहे थे। जब उसने स्क्रीन पर उस परिचित आकृति को देखा तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। क्या ये वही सफेद वस्त्रधारी जादूगर नहीं है जिसने राक्षसी लहर के खिलाफ लड़ाई में अद्भुत प्रदर्शन किया था? उनका नाम गैंडाल्फ लगता है। क्या ये व्यक्ति वास्तव में इस साल चुनाव लड़ रहा है? कुछ ही दिन पहले उन्होंने पेंग कांग और हेई मिंग को इस जादूगर को तियान्यू गिल्ड में आने का निमंत्रण देने के लिए भेजा था। दूसरे पक्ष ने कहा कि वे व्यस्त हैं और गिल्ड में नहीं आ सकते। मुझे पहले लगा कि यह मना करने का एक विनम्र तरीका है। अप्रत्याशित रूप से वास्तव में उसके पास करने के लिए कुछ काम था। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में डोंगिंग प्रांत का प्रतिनिधित्व किया गया था। जब संत यानझिंग ने देखा कि गैंडाल्फ ने हाथ के एक इशारे से जिनचुआन प्रांतीय टीम का सफाया कर दिया तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उनका मूल उद्देश्य उन्हें अपने पक्ष में करना था। अब ऐसा लगता है कि इस धारणा को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। गैंडाल्फ की सिद्ध क्षमताओं को देखते हुए इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करना उनके लिए बहुत आसान होगा। उस समय उन्हें निश्चित रूप से सैन्य नेतृत्व से उच्च स्तर का ध्यान मिलेगा और उन्हें राष्ट्र के एक स्तंभ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस तरह का अस्तित्व उनके जैसे छोटे संगठन हेवनली ओरेकल गिल्ड की क्षमता से परे है। जियांगनिंग शहर, राष्ट्रीय परीक्षा मुख्यालय। ली गैंग ने लाइव स्ट्रीम पर आकाश में जाती हुई सफेद रोशनी की 5 किरणों को देखते हुए संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। हाँ, बस यही है। हा। इस साल आखिरकार डोंगिंग प्रांत को गर्व से अपना सिर ऊंचा करने का मौका मिलेगा। वह अच्छा समय बिता रहा था कि अचानक उसकी जेब में रखा फोन तेजी से कांपने लगा। फोन लगातार बजता रहा, एक के बाद एक कॉल आती रही, मैं रुक ही नहीं पा रहा था। अरे बूढ़े झांक, क्या हालचाल है? गैंडाल्फ, अरे हमारे प्रांत के उम्मीदवारों में से एक। क्या बात है? कौन सी रेटिंग? एस स्तर। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हम पुराने साथी हैं, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ली गैंग ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया, लेकिन इससे पहले कि वह सांस भी ले पाता एक और कॉल आ गई। वह एक के बाद एक चिंतित पुराने दोस्तों को टालने के लिए उसी बहाने का इस्तेमाल करता रहा। मुझे बेहद सुकून और खुशी महसूस हो रही है। जंगल में स्थित मीजिमा द्वीप। युआनकाई, शेनफुहाई और येशी अभी भी सदमे की स्थिति में थे और काफी देर तक होश में नहीं आ पाए। वे बस भावहीन होकर गैंडाल्फ के पीछे पीछे चलते रहे, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। जो हुआ हो गया और उन तीनों की ओर पीछे मुड़कर देखा। जाओ, पत्थर ढूंढो। एक बार जब हम इस जाल से बाहर निकल जाएंगे तो चलिए अपना अगला लक्ष्य ढूंढते हैं। ये सुनकर वे तीनों अपनी तंद्रा से बाहर आ गए और तुरंत ही हड़बड़ी में हरकत करने लगे। जो हुआई ने पहले ही अपना मन बना लिया था, अंक अर्जित करने के लिए राक्षसों को मेहनत से मारने के बजाय सभी टीमों को बाहर करना बेहतर है। यह अधिक कारगर है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो 5 या 6 घंटे के भीतर शीर्ष स्कोर का पता चल जाएगा। ठीक समय पर, जब अन्य टीमें अभी भी अपने ही जाल में फंसी हुई थीं और बाहर निकलने को तैयार नहीं थीं। लाइव स्ट्रीम रूम के नक्शे को देखकर आप उन्हें आसानी से एक एक करके ढूंढ सकते हैं। जल्द ही शेनफुहाई को जाल का मुख्य बिंदु मिल गया। जैसे ही पत्थर चूर चूर हुआ, आसपास का नजारा एक बार फिर बदल गया। बिना रुके जो हुआई ने तुरंत उन तीनों को अगले लक्ष्य बिंदु की ओर ले जाना शुरू कर दिया। और इस तरह लाइव प्रसारण कक्ष में मौजूद लाखों दर्शकों की निगाहों के सामने ये सब हुआ। एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। डोंगिंग प्रांत की टीम, मानो अपने ही आंगन में टहल रही हो, ने एक के बाद एक उन सभी टीमों का सटीक पता लगा लिया जो अभी भी अपनी जगह पर अटकी हुई थी। उन्हें संवाद करने की भी जरूरत नहीं है। तारों और चंद्रमाओं के चित्र वाले वस्त्र पहने जादूगर हमेशा दूसरे व्यक्ति को सबसे पहले पहचान लेता था। फिर एक बेहद सहज संयोजन देखने को मिला। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा, ये सब कुछ अपने साथ ले जाएं, झटपट और आसानी से। 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने इसी तरह से कुल 10 प्रांतीय टीमों को उनके गृहनगर वापस भेजा है। लाइव स्ट्रीम रूम के अंदर मेजबान वेई झेंग ने अपना मुंह कभी बंद नहीं किया। उसने आह भरी, हे भगवान, इस साल डोंगिंग प्रांत की टीम का प्रदर्शन वाकई अप्रत्याशित है। अब उन्हें अप्रत्याशित विजेता नहीं कहा जा सकता। उनकी आवाज कर्कश थी और उनकी आंखें खाली खाली सी थीं। ये तो स्पष्ट रूप से एक अजगर है जो अथाह गहराई से बाहर निकला है। लिंशी ने भी अपना मुंह ढक लिया, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह बाकी सभी टीमों को बाहर करने की योजना तो नहीं बना रहा होगा, है ना? यदि यह वास्तव में हासिल हो जाता है तो ये राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के इतिहास में एक अभूतपूर्व और बेमिसाल उपलब्धि होगी। चैट रूम टिप्पणियों से पूरी तरह भर गया था। हे भगवान, एक और टीम का सफाया हो गया। अब कितनी टीमें बची हैं? धोखाधड़ी, सरासर धोखाधड़ी। डोंगिंग प्रांत ने कम से कम 50 स्तर के एक पेशेवर खिलाड़ी को भेजा है। इसकी रिपोर्ट करो, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये सरासर अन्याय है। अगर आप ऊपर बैठे हैं और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चुप रहो। हम डोंगिंग प्रांत के लोग अपनी काबिलियत के दम पर जीते हैं, तो क्या हुआ? ये लड़का कितना सुंदर है, कितना निर्णायक और निर्मम, मुझे ये बहुत पसंद है। डोंगिंग की जय हो, हमने इस साल के शीर्ष स्कोर को पहले ही हासिल कर लिया है। जियांगनिंग शहर, कमान केंद्र। ली गैंग का फोन लगातार बजता रहा।
हालांकि फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज का लहजा शुरुआती पूछताछ से बदलकर गाली गलौज के गुस्से भरे आउटबर्स्ट में बदल गया था। ली गैंग, तुम्हारा मतलब क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे से भी कम समय में अन्यान प्रांत से हमारी टीम को आपके लोगों ने पूरी तरह से हरा दिया। तुम किस तरह का राक्षस लेकर आए हो? डोंगिंग प्रांत के तुम लोगों में युद्ध नैतिकता की कोई समझ नहीं है। अध्याय 85, शंघाई में छिपे हुए पेशे। एक ही समय पर जो परिवार का निवास स्थान लिविंग रूम में लगी विशाल टेलीविजन स्क्रीन पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का सीधा प्रसारण हो रहा था। आज लियू यूरू ने विशेष रूप से एक सुरुचिपूर्ण चोंगसम पारंपरिक अफ्रीकी पोशाक पहनी और दमकते चेहरे के साथ मुख्य सोफे पर बैठ गई। जो फैंग जटिल भावों के साथ उसके बगल में बैठ गया। बैठक कक्ष जो परिवार के नौकरों से भरा हुआ था, हर कोई अपनी सांस रोके हुए था और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ध्यान से देखें, लियू यूरू ने काली चाय का एक कप उठाया, ढक्कन से धीरे से झाग हटाया और उसकी आवाज में स्पष्ट गर्व झलक रहा था। आज मेरा बेटा लू क्यूई राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में पूरे डोंगिंग प्रांत का